अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पीएच स्केल के बारे में स्टडी किया था और आज हम देखते हैं बफर सॉल्यूशंस। तो बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उनकी कैपेसिटी कैसी है और इनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बफर सॉल्यूशन से। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इवन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर डज नॉट रिटेन अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ pH 7 फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि हमारे पास क्या है कि कोई भी ऐसा जो सॉल्यूशंस है या इवन वाटर भी है वो अपनी पीएच को मेंटेन नहीं कर सकता। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए। अगर वाटर की पीएच जो है न्यूट्रल है, 7 है, तो वो 7 नहीं रहती। समटाइम जो है वो एसिडिक हो जाती है, समटाइम क्या है बेसिक हो जाएगी। अब उसकी रीजंस क्या है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर और सिलिकेट्स फ्रॉम द ग्लास containing water may dissolve in water, thereby making the solution slightly acidic or basic respectively, and pH will correspondingly be changed। कि ये क्या होगा, हमारे पास क्या है कि सोल्यूशन या तो एसिडिक हो सकता है या सिंपल वाटर भी हमारे पास जो है जिसकी एक्चुअल पीएच है वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, या वो एसिडिक हो सकती है या वो बेसिक हो सकती है। इसी तरह जो और रिएक्शंस होते हैं और सॉल्यूशंस होते हैं उनकी भी पीएच जो है टाइम के साथ जो है वो चेंज हो जाती है। तो हमें ऐसे सॉल्यूशन चाहिए, हमें ऐसी कोई सब्सटेंसेस होना चाहिए जो कि ये पीएच चेंज को बर्दाश्त कर सके, रेजिस्ट कर सकें, जिनकी पीएच जो है टाइम के साथ चेंज ना हो। तो हम ये देखेंगे कि बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी पीएच जो है चेंज नहीं होती, उनकी पीएच कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, सिंस देयर आर वेरियस केमिकल रिएक्शन एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस इन पर्टिकुलर which can take place more rapidly in solution of specific pH values, therefore it becomes essential to have a solution which can maintain constant pH values even if some little acid or base is added। कि हमारे पास क्या बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जैसे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, और जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है जो कि स्पेसिफिक पीएच के ऊपर होते हैं, तो वहाँ पे अगर पीएच चेंज हो जाएगी तो रिएक्शन तो नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि कोई ऐसे सॉल्यूशन होने चाहिए जो पीएच को मेंटेन करें, इवन कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस भी ऐड कर दें उसके अंदर तो फिर भी उसकी पीएच जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। सच सॉल्यूशन विच आर रेजिस्टेंट टू चेंज ऑफ पीएच when some acid or base is added to them are called the buffer solution or simply called as buffers। ठीक है, कि बफर सॉल्यूशंस वो होते हैं जो पीएच की चेंज को रेजिस्ट करते हैं, चाहे हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड भी कर दे। तो दिस रेजिस्टेंस टू चेंज इन द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज नाउन एज बफर एक्शन। कि कितना कोई जो है बफर पीएच को मेंटेन करता है, उसकी चेंज को रेजिस्ट करता है, वो उसका बफर एक्शन होता है। बफर सॉल्यूशंस यूजली कंसिस्ट ऑफ, अब बफर सॉल्यूशंस में हमारे पास होता क्या है, क्या क्या चीज़ हो सकती हैं कि हमारे पास हमारे पास क्या मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड साल्ट होता है। कि हमारे पास क्या है, अगर वीक एसिड है और उसका साल्ट होगा उसको हम कहेंगे ये हमारे पास एसिडिक बफर है। सच एज, अगर हम इसकी एग्जांपल है एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। आपको पता है एसिटिक एसिड हमारे पास क्या है, वीक एसिड है, और उसका साल्ट जो है हमारे पास क्या है, सोडियम एसिटेट। तो मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। अब एसिडिक है तो इसलिए हमारे पास एसिडिक बफर कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास अल्कलाइन बफर भी हो सकते हैं जो हमारे पास क्या है, अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स साल्ट। ठीक है, अब वीक बेस हमारे पास कौन सी है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है मोस्टली। ठीक है, और उसका जो साल्ट होगा वो हमारे पास क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड होता है। अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे जो है एसिड की एडिशन या बेस की एडिशन को रेजिस्ट करते हैं और पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, let us explain how a buffer solution act and maintain the pH constant in an acidic buffer like acetic acid and sodium acetate। ionization of weak acid is suppressed by the salt। कि उसकी हम क्या करते हैं कि आयोनाइजेशन ऑफ ये जो हमारे पास वीक एसिड है एसिटिक एसिड उसको सप्रेस कर रहे हैं बाय साल्ट एंड द सॉल्यूशन कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड। ठीक है, and a large amount of acetate ion and a small amount of acetic ion।
कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आपको ली शेटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि एक स्पीशी अगर ज़्यादा है तो रिएक्शन जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा उसको नलीफाई करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl इज एडेड टू सच अ मिक्सचर द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। कि हमारे पास नॉर्मल इक्विलिब्रियम क्या है कि एसिटिक एसिड है, उसकी हाइड्रोलिसिस होती है वाटर के अंदर, तो एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब हम एसिड ऐड कर रहे हैं उसके अंदर मीन H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है, या हाइड्रोनियम आयन आप सिंपली कह रहे हैं कि जब ज़्यादा हो रहे हैं हमारे पास हाइड्रोनियम आयन एडेड विल कंबाइन विद द एसीटेट आयन फॉर्मिंग अनआयोडाइज्ड एसिटिक एसिड अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास होता क्या है कि जब हम एसिड ऐड कर रहे हैं तो एसिड के H पॉजिटिव आयन ये आयनाइज्ड फॉर्म है यानी एसीटेट आयन, उसके साथ रिएक्ट करके दोबारा से हमारे पास बैक रिएक्शन जो है वो सिंपल क्या बना देगा, एसिटिक एसिड बना देगा, ठीक है। यानी कि हमने तो डाला था स्ट्रॉन्ग एसिड लेकिन उसने बना क्या दिया, वीक एसिड बना दिया। इसीलिए पीएच में चेंज नहीं आया, वीक एसिड से पीएच में इतना चेंज नहीं आता। लेकिन जो हमारे पास क्या है, अगर हमने डाला क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर ये बफर सॉल्यूशंस ना होता तो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से हमारे पास पीएच में ज़्यादा चेंज हो रही होती। लेकिन हमने क्या किया, हमने बफर सॉल्यूशन यूज़ किया वीक एसिड एंड उसके साल्ट का, तो वहाँ पे क्या हुआ, जब हमने एसिडिक कंसंट्रेशन इंक्रीज की तो उसने क्या किया, अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ वीक एसिड बना दिया दोबारा से और पीएच में चेंज नहीं आया। दस द एसिटेट आयन इन द मिक्सचर न्यूट्रलाइज द एडिड एसिड एंड देयर बाय द पीएच वैल्यू ऑफ बफर इज ऑलमोस्ट मेंटेन कांस्टेंट, कि यहाँ पे जो पीएच थी वो चेंज नहीं हुई। इसी तरह अगर हम यहाँ पे OH आयंस ऐड करें यानी स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करें इसी एसिडिक बफर के अंदर, तो वो उसको कैसे मेंटेन करेगा, ठीक है। वो देख लेते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन in the form of a strong base neutralize the acid forming salt and water। अब हमारे पास क्या है कि हमने ऐड किया बेस, तो अब यहाँ पे क्या है, जो एसिटिक एसिड था उसका H पॉजिटिव इस बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा और रिमेनिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिटेट आयन आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया था इसके अंदर OH, ठीक है, अब वो क्या है, वो रिएक्ट करके उसने सॉल्ट बना दिया और वाटर बना दिया, तो वहाँ पे भी पीएच जो है वो चेंज नहीं होगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रह जाएगी। तो इसलिए ये बफर सॉल्यूशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हम ऐड भी कर दें तो उसकी पीएच को चेंज नहीं होने देते। द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन रिमेन वेरी क्लोज टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। सिमिलरली addition of a strong acid or strong base to an alkaline buffer, हमारे पास अल्कलाइन बफर में भी यही काम होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड कॉजेज द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा कि अगर हम एसिड ऐड करें अल्कलाइन बफर के अंदर तो वो वहाँ पे क्या करेगा, एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे हमारे पास नहीं, H पॉजिटिव आयन जो है इस बेस के OH नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन होकर वाटर बना देगा और हमारे पास अमोनियम आयंस बन जाएंगे, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है। अगर हम बेस ऐड करें तो बेस जो है अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। तो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड जब ऐड किया तो उसने वाटर बना दिया और साल्ट बना दिया, ठीक है। और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं तो उसने वीक बेस बना दी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, जो पीएच जो है वो मेंटेन होगी। दस इन बोथ केसेस दिस सॉल्यूशन विल नॉट चेंज इट्स पीएच मेंटेन रहेगी। इट शुड बी रिमेंबर दैट the above consideration are applicable only when amount of acid or base added to a buffer solution is small। ये नहीं है कि हम ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है एसिड या बेस डालें, मीन हमने थोड़ी सी अमाउंट में एसिड और बेस डालें तो वहाँ पे पीएच जो है वो मेंटेन हो जाती है। Addition of acid or alkalis to pure water or to aqueous solution of sodium chloride causes considerable change in the pH value। Water and NaCl solution are therefore highly unbuffered। ये हमारे पास क्या है
अगर हम सिंपल वाटर के अंदर एसिड या बेस डालते तो उसकी पीएच सडनली चेंज हो जाती है, ठीक है। या इसी तरह सोडियम क्लोराइड के अंदर अगर हम ऐड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या है, इसकी पीएच चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये हाईली अनबफर्ड सॉल्यूशंस है, ये अपनी पीएच को मेंटेन नहीं रख सकते जब तक हम बफर सॉल्यूशन ना बनाएं। कैलकुलेशन ऑफ पीएच वैल्यूज ऑफ बफर, कि हम बफर की पीएच कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या हमें कहा जाता है कि स्पेसिफिक पीएच का बफर सॉल्यूशंस बनाएं, ठीक है। पीएच ऑफ अ बफर डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ कंसंट्रेशन ऑफ बफर कंपोनेंट, के बफर सॉल्यूशंस के जो कंपोनेंट्स हैं उन पे ये पीएच डिपेंड करिए। कंसिडर अ बफर्स containing a weak acid, जिसे हम HA से रिप्रेजेंट करें, और उसका साल्ट Na पॉजिटिव, A नेगेटिव, या सिंपली A नेगेटिव सोडियम आयंस को हम साइड पे कर देते हैं। आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड में बी रिप्रेजेंटेड एट्स, कि हमारे पास वीक एसिड है, HA है, उसकी आयनाइजेशन क्या होगी, वो H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ जो है A नेगेटिव आयन आ जाएगा। तो आपको पता है कि हम जब आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऊपर और जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो नीचे आ जाएंगे। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव आयन और A नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन एंड डिवाइडेड बाय HA, यानी अनआयोनाइज्ड एसिड जो है हमारे पास, उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। और यहाँ से अगर हमने H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकालनी है, इक्वेशन रीअरेंज कर लेंगे, Ka इंटू HA डिवाइडेड बाय A नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। नाउ सिंस एसिड इज वीक, it will undergo dissociation to a very small extent in the presence of its salt, which is completely dissociated. It can be assumed that acid is not dissociated at all, कि weak acid है हमारे पास, जो कि इसकी dissociation हमारे पास जो है वो बहुत थोड़ी होती है। Hence concentration of ionized acid can be taken equal to the initial concentration of एसिड के। यहाँ पे आयनाइज इतना ज़्यादा होता ही नहीं है, ठीक है। वो नॉर्मली बहुत वीक होता है, जैसे हम अक्सर ले लेते हैं वाटर को कांस्टेंट लेते हैं सॉल्वेंट्स के अंदर, ये रिएक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या वीक एसिड है, तो उसकी ज़्यादा आयनाइजेशन नहीं होती। फॉर द सेम रीज़न द कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव आयन कैन बी टेकन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट, कि नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास साल्ट की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और HA जो है हमारे पास वो उसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म हमारे पास जो है एसिड की, उसके इक्वल आ जाएगी। दस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज, ठीक है, ये वही इक्वेशन हमारे पास आखी कि H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू Ka इंटू HA डिवाइडेड बाई A नेगेटिव आयन, वेयर The term in the bracket refers to the concentration of acid and salt respectively। ये हमें मालूम है कि हम ब्रैकेट्स इसलिए लगा रहे हैं कि हम कंसंट्रेशन की टर्म में बात करें। ऑन टेकिंग द लॉगरिथम एंड रिवर्सिंग द साइन थ्रू आउट, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे पीएच की टर्म में हमने लिया था, पीएच क्या था, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे भी हम पूरी इक्वेशंस के नेगेटिव लॉग ले रहे हैं, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। अब नेगेटिव लॉग ऑफ HA माइनस, और अगेन माइनस होगा नेगेटिव लॉग ऑफ A नेगेटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इसलिए A नेगेटिव की कंसंट्रेशन ऊपर आ गई है, डिनोमिनेटर में आ गई है, और HA जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया, क्योंकि ये माइनस में था, और A की कंसंट्रेशन हमारे पास पॉजिटिव में आ जाती है, ठीक है। तो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन हमारे पास क्या हो गया, इज पीएच इक्वल आ गया। इसी तरह नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इज इक्वल टू Pka, और ये दूसरा हमारे पास क्या रह गया, प्लस लॉग ऑफ A नेगेटिव आयंस क्या था, अगर आपको कंजुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है कि एसिड के साथ जो प्रोडक्ट रिमेनिंग होती थी जब वो आयनाइज होता था, वो उसकी कंजुगेटेड बेस आती थी, कंजुगेट बेस, ठीक है। तो A नेगेटिव आयन उसकी कंजुगेट बेस है, और HA हमारे पास क्या है, एसिड की कंसंट्रेशन है। तो ये इक्वेशन आ गई बफर सॉल्यूशंस के बारे में। दिस इज नाउन एज Hazel-Balch equation। With the help of this equation, one can easily calculate the pH of the buffer solution by knowing the ionization constant of acid, कि हमें उसका pKa वैल्यू यानी Ka वैल्यू मालूम होनी चाहिए, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड एसिड, कि A नेगेटिव हमारे पास क्या है कि वो साल्ट की इक्वल आ गया, और जो है हमारे पास एसिड की कंसंट्रेशन अगर हमें मालूम हो तो हम जो है pH निकाल सकते हैं। अल्टरनेटिवली
इट कैन बी एम्प्लॉयड टू प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ डिजायर्ड पीएच वैल्यू कि हमने डिजायर्ड पीएच वैल्यू भी का बफर बनाना है तो हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। हम वैल्यू पुट करेंगे कंजुगेटेड बेस की, यानी साल्ट की वैल्यू पुट करेंगे, एसिड की वैल्यू पुट करेंगे और के ए वैल्यू यानी पी के वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस पीएच का सोल्यूशन है। हमने जो पीएच बनानी है वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ये देख लेंगे एसिड का कितना वॉल्यूम लेना है या बेस का कितना वॉल्यूम लेना है, ठीक है। सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। As a rough rule, to prepare a buffer solution of given pH, we select an acid whose pK value is very close to the pH of the buffer। कि हमने जिस pH का बफर बनाना है हम ऐसा एसिड चूज करते हैं जिसकी pKa वैल्यू उस pH के इक्वल हो, ठीक है। We then calculate the ratio of concentration of salt and acid to be used। फिर हम क्या करते हैं इसकी ये जो salt और acid है इसकी concentration भी calculate कर लेते हैं कि कितनी है, ठीक है। अगर ये यूनिटी हो जाए तो क्या है कि जितनी pKa वैल्यू है उतना ही उसकी pH वैल्यू भी आ सकती है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ बफर सॉल्यूशन के कहाँ कहाँ यूज होते हैं। बफर आर इम्पोर्टेंट इन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इन जनरल लेबोरेटरी वर्क कि जहाँ पे भी हमें पीएच मेंटेन करनी है हम बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन इन पार्टिकुलर रिक्वायर्ड मेंटेनेंस ऑफ डेफिनेट पीएच वैल्यूज। Blood, milk, various animal fluids are highly buffered with bicarbonate ion and carbonic acid and with protein, ठीक है। कि ये हमारे पास जो ब्लड वगैरह है वो उसकी पीएच कैसे मेंटेन है कि कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट्स या कोई भी और फ्लूइड्स हैं, एनिमल फ्लूइड्स हैं, ठीक है, वो उनकी पीएच मेंटेन हो रही है डिफरेंट कंपोनेंट्स की वजह से। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड हैज़ पीएच ऑफ 7.4। Ordinary variation are very small and an increase or decrease of as much as 0.4 pH unit is likely to be fatal and show pathological conditions such as diabetic coma etc। कि यहाँ हमारे पास ब्लड की पीएच कितनी है 7.4 है नॉर्मली, अगर इसमें 0.4 का भी फ़र्क आ जाए तो ये जो है प्रॉब्लमेटिक काज कर सकती है, डेथ कॉज कर सकती है या कोमा वगैरह कोई भी बीमारी जो है वो कॉज हो सकती है। कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज मैक्सिमम एट द पीएच एट अ पर्टिकुलर पीएच वैल्यू के किसी हर कैटालिस्ट के लिए एक स्पेसिफिक पीएच रिक्वायर्ड होती है, उस पीएच पे वो मैक्सिमम वर्क करेगा, उससे आगे पीछे उसकी जो है वर्किंग अफेक्ट होती है। इन the industrial field buffer are used in the fermentation of alcohol where pH of solution is maintained around 6। के हमारे पास क्या है fermentation of alcohol के लिए pH 6 चाहिए। Similarly they are used in electroplating, tanning of leather, manufacturing of sugar where the a constant pH of medium is essential। के यहाँ पे हर process के लिए constant pH चाहिए होती है। For proper productivity of crops pH कंट्रोल ऑफ सॉइल इज एसेंशियल। आपको पता है कि वो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं नाइट्रेट को नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उनकी एक्टिविटी के लिए भी प्रॉपर पीएच चाहिए होती है। टू एन एसिडिक सॉइल लाइमस्टोन इज एडेड वाइल सल्फर इज एडेड टू अ सॉइल दैट इज अल्कलाइन। के अगर यहाँ पे पीएच को मेंटेन करना है तो हम डिफरेंट मटेरियल ऐड कर सकते हैं। अगर सॉइल एसिडिक है तो उसमें बेसिक मटेरियल ऐड करते हैं, अगर बेसिक है तो उसमें एसिडिक मटेरियल ऐड करना पड़ता है। प्रिपेयरिंग अ बफर सॉल्यूशन विद अ स्पेसिफिक पीएच कि हम कैसे किसी भी पीएच का बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं। हाउ वी प्रिपेयर अ बफर सॉल्यूशन विद अ स्पेसिफिक पीएच, जो ऊपर हमने इक्वेशन देखी है हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन इंडिकेट दैट इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड कंजुगेट बेस आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, यानी ये यूनिटी आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है log of 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है pH इज इक्वल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू pKa वैल्यू, ठीक है। Thus to prepare a buffer solution we choose a weak acid whose pKa is equal to or close to the desired pH. This choice not only gives the correct pH value of a buffer system but also ensure that we have comparable amount of acid and its conjugate base present। कि हमारे पास अगर ये वैल्यू दोनों की इक्वल आ जाती है
फिर तो हम बड़ी इजीली जो है एक्यूरेट पीएच का जो है बफर बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको कुछ दिए हुए आयनाइजेशन कांस्टेंट और सम डाइप्रोटिक पॉलीप्रोटिक मोनोप्रोटिक एसिड इन वाटर। ठीक है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, उसकी के की वैल्यू ज़्यादा है, उसका कंजुगेट बेस है, उसके के बी की वैल्यू कितनी है। ठीक, फास्फोरिक एसिड, हाइपोफास्फोरिक एसिड और ये सारी जो है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाईफास्फेट, ये सारे जो है आपको दिए हुए वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब ये बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं और आप लोगों ने इनको समझना भी है कि कैसे आप बफर सॉल्यूशंस बना सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि 1 मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास एसिटिक एसिड है और उसका साल्ट है, यानी 1 1 हो गया, और उसकी पीके वैल्यू एसिटिक एसिड की हमारे पास 4.74 है, तो उसकी पीएच कितनी आ गई, ये उसकी इक्वल आ जाती है। वही इक्वेशंस आप इसको लाजमी कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बफर सॉल्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दे देंगे। ठीक है, कैसे बनानी ये आप लोगों ने करना है, मैं इसलिए आप लोगों को नहीं करी कि अगर मैं ये आप लोगों को करवाऊंगी तो जो है लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों ने खुद से कर लेनी है ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसकी तरफ आए। बफर कैपेसिटी क्या है? बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स of an acid or base added to 1 liter of the solution to change the pH by unity। कि कितने हम नंबर ऑफ मोल किसी भी एसिड के या बेस के बफर सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर सकते हैं कि उसकी जो है पीएच को 1 यूनिट चेंज कर सकें। ठीक है, डी बी ओवर डी पी एच इज इक्वल टू बफर कैपेसिटी। बी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हैं एसिड के या बेस के जो कि ऐड करते हैं हम ताकि उसकी पीएच को हम 1 यूनिट चेंज कर सकें, तो ये इसकी बफर कैपेसिटी है। इट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द कर्व बिटवीन द मोल ऑफ एसिड एंड बेसिस एडेड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि कितना हम अमाउंट ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से सिर्फ पीएच में 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। ठीक है, कितना कोई बफर जो है कितनी अमाउंट जो है वो बर्दाश्त कर सकता है एसिड की और बेस की। ठीक है, अगेन हमारे पास ये वैल्यूज हैं, न्यूमेरिकल हैं छोटे छोटे, ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं क्योंकि इसी में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी गई है। ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये एमसीक्यूज टाइप में भी आ सकते हैं और बहुत ईजी है, लेकिन करने लाजमी है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोगों के क्लियर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा टॉपिक है इंडिकेटर्स, कि इसमें हमारे पास इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनकी क्या टाइप्स हैं। ठीक है, broadly defined and indicated the substance which is used for the visual detection and determination of a specific constituent present in a sample। कि सैंपल के अंदर कोई भी कंपाउंड, कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, उसको हमने डिटेक्ट करना है, उसको चेक करना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसको विजुअल डिटेक्शन के लिए, यानी हम अब ये कह लो कि आइज़ के थ्रू जनरली उसको डिटेक्ट कर सकें, तो हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। The visual observation used is primarily that of color, but observation of fluorescence and turbidity also used। कि हम मोस्टली कलर चेंज को देख रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ फ्लोरेसेंस में चेंज भी हो सकता है, टर्बिडिटी में चेंज भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम कौन सा जो है इंडिकेटर यूज़ करें। Indicator under this general definition include all the reagent which can be used in colorimetry। color change होगा तो colorimetry, फ्लोरीमेट्री फ्लोरेसेंस चेंज होगी, टर्बीमेट्री, ठीक है, टर्बेंस जो है वो चेंज होगा सॉल्यूशंस की, तो वहाँ पे उसके हम एंड पॉइंट या इक्वलेंस पॉइंट को डिटरमिन कर लें, तो वो हमारे पास ये सब्सटेंसेस इंडिकेटर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। इट इज़ कन्वीनियंट देयरफॉर टू डिफाइन एन indicator in a more limited way as substance which is used for visual detection of the completion of a particular reaction, that is for the end point of a titration।
कि हम एंड पॉइंट निकाल लेते हैं। एंड पॉइंट की डिटेक्शन के लिए या कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के लिए हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। द चॉइस ऑफ एंड इंडिकेटर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन अंडर ऑब्जर्वेशन। इसीलिए हमारे पास क्या 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर यूज़ हैं, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है तो उसके लिए इंडिकेटर डिफरेंट होगा, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं तो उसके लिए इंडिकेटर डिफरेंट होगा, एड्जॉर्प्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा तो उसके लिए डिफरेंट यूज़ होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर है। तो हम ये देखते हैं कि ये एसिड बेस इंडिकेटर जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। Acid based indicator are organic substances which have one color in acidic solution while and altogether different color in alkaline solution। के वो substances एसिड में जिसका कोई और कलर होगा, बेस में कुछ उसका कलर कोई और होगा, जैसे ही पीएच चेंज होगी तो क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये एसिड बेस इंडिकेटर्स कहलाते हैं। In acid-alkali titration, the equivalence points is detected by the use of acid-base indicator। ठीक है, acid-base reactions या titration में end point निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। The actual color that it produces in solution depend upon the pH of solution। कि इसका कलर जो है pH पे डिपेंड करता है। The change in color of the indicator is not sudden and abrupt but take place इन स्मॉल pH रेंज। कि ये एकदम से चेंज नहीं होता, स्मॉल जैसे ही हम एक एक ड्रॉप करके टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उसकी pH आस्ता आस्ता चेंज हो रही होती है। दिस pH रेंज इज कॉल्ड द कलर चेंज इंटरवल ऑफ द इंडिकेटर। कि आस्ता आस्ता जो है उसका कलर चेंज हो रहा होता है, उसकी pH एक्चुअली चेंज हो रही है। लेट अस एग्जामिन ब्रीफली हाउ एसिड बेस्ड इंडिकेटर वर्क। इसके लिए जो थ्योरी है सबसे पहले हमारे पास Ostwald theory, and the first attempt in theory of indicator was made by Ostwald. The acid-based indicator are regarded as weak organic acid या bases। ये हमारे पास क्या है, weak organic acid है या bases हैं। The unionized form of the acid indicator, इसको हम H IN लिख रहे हैं, H indicator। ठीक है, कि एसिडिक फॉर्म है तो H लिख लिया, एंड द बेसिक फॉर्म के लिए INOH लिख रहे हैं। हैड वन कलर, एसिड फॉर्म का कोई और कलर है, बेसिक का कोई और कलर है, एंड कोरस्पॉन्डिंग आयनाइज्ड फॉर्म हैड अनदर कलर। कि एसिडिक या बेसिक का कलर कुछ और होगा, उसकी आयनाइज्ड फॉर्म का कलर क्या होगा, कुछ और होगा। और ये आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम इन द एक्वस सॉल्यूशन, उसको कैसे लिख सकते हैं, वही कि हमारे पास अनआयनाइज्ड फॉर्म है। जैसे एसिटिक एसिड की हमने पीछे एग्जांपल लिए कि अनआयनाइज्ड फॉर्म था, वाटर है तो उसने H पॉजिटिव आयन बनाना है या हाइड्रोनियम आयन बनाना है, और उसका साथ जो बेस बन रही थी नेगेटिव आयन, तो यहाँ पे इंडिकेटर का नेगेटिव आयन बनेगा। ठीक है, और यहाँ इसी तरह हमारे पास बेसिक इंडिकेटर है तो वो क्या होगा, उसकी आयनाइजेशन से OH आयन बनेगा और साथ में एंड OH आयन नेगेटिव, और जो है हमारे पास इंडिकेटर पॉजिटिव आयन बन जाएगा। Let us apply the law of mass action of the ionization equilibrium of an acid indicator H log H indicator। ठीक है, the ionization constant of an acid is given by, कि यहाँ पे हम एसिड की बात करें तो प्रोडक्ट ऊपर आएगी और रिएक्टेंट नीचे आएंगे। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इनटू इंडिकेटर नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द एसिड इंडिकेटर H इंडिकेटर। ठीक है, और ये के इंडिकेटर लिख रहे हैं कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इंडिकेटर के लिए। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं तो वो क्या होगा, इक्वेशन को जब रीअरेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के इंडिकेटर इनटू H इंडिकेटर डिवाइडेड बाय इंडिकेटर नेगेटिव आयन। तो H इंडिकेटर मीन अनआयनाइज्ड फॉर्म है ऊपर और आयनाइज्ड फॉर्म जो है वो नीचे आ जाएगी। तो ये इक्वेशन 3.20 इक्वेशन बन जाती है कि यहाँ से हम H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। इन एसिडिक सॉल्यूशन the presence of excess of H positive ion will suppress the ionization of the indicator acid indicator and जो आयनाइज्ड फॉर्म विल बी स्मॉल। क्या आप ये इक्वेशन से देख सकते हैं कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनआयनाइज्ड फॉर्म। कि H जब एसिडिक ज़्यादा है तो वो जो है उसकी कंसंट्रेशन को, आयनाइजेशन ऑफ एसिड को रोक देगा। अब जब आयनाइज्ड फॉर्म कम होगी तो ये आयनाइज्ड फॉर्म हमारे पास जो है
इंडिकेटर नेगेटिव आयन भी स्मॉल होगा यहाँ पे हमारे पास। द कूलर द कलर है, एक्चुअली कूलर नहीं है, द कलर विल देयरफॉर बी मेनली ड्यू टू द अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, कि कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अनआयोनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा है, उसकी वजह से कलर आएगा। जब एसिडिक है तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा है। ऑन दी अदर हैंड इन अल्कलाइन सोल्यूशन, कि अगर ये अल्कलाइन सोल्यूशन होगा तो इसका ऑपोजिट आ जाएगा ना। ठीक है, द आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टू द राइट इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, जब अल्कली ज़्यादा होगी तो आयनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा है, जब वो ज़्यादा होगा, हमारे पास एसिड ज़्यादा होगा तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा होगी। Hence, in alkaline medium, the indicator will exist mainly due to ionized form, and color of the ionized form become apparent. ठीक है, तो ionized form का जो कलर होगा वो बेस में आएगा और अनआयोनाइज्ड का एसिड में आएगा। तो ये पीएच पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा कलर आएगा। The actual color of indicator depends on the ratio of the concentration of ionized and unionized form. जो एक्चुअल कलर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इनकी रेशियो कितनी है, एंड इज दस डायरेक्टली रिलेटेड टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द मीडियम। वही अगर हमने क्या काम किया कि पी एच इज इक्वल टू पी के ए की बजाय पी के ऑफ इंडिकेटर इज इक्वल टू लॉग ऑफ इंडिकेटर नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, जस्ट हमने क्या किया, नेगेटिव लॉग लिया तो वो पी एच बन गया और ये पी के इंडिकेटर बन गया और ये लॉग ऑफ ionized form divided by unionized form. For a base indicator, base के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, and exactly analogous expression may be deduced and can be written as POH is equal to K indicator प्लस आएगा यहाँ पे log of, अब यहाँ पे उल्टा आना है कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऊपर आएगी और आयोनाइज्ड फॉर्म जो है वो नीचे आएगी, लेकिन ये प्लस के साथ है। ठीक है, पीछे इक्वेशन लिखी हुई है, मैं आपको इक्वेशन बता देती हूँ ये कौन सी बनेगी। ये जो हमने अभी पीछे देखी हैं पेज नंबर, ये पोस्टवेल थ्योरी में जो सेकंड वाली इक्वेशन है, ये पेज नंबर भी आप लोग देख लें इसका 193 वाला। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यूज करोगे बेस के लिए। ठीक है, OH आयंस, और यहाँ पे इस इक्वेशन को जस्ट आप लोग जो है ना वो करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, at any given pH of the solution both the form of indicator will be present. It is important to realize that the human eye has a limited ability to detect either of the two colors when one of the two is predominant. ठीक है, कि अगर हमारे पास ये नहीं है कि हम एक कलर को डिटेक्ट कर रहे हैं एक टाइम पे दूसरे को डिटेक्ट नहीं कर सकते। एक्चुअली वो डिपेंड कर रहा है पीएच के अंदर कि कितना जो है उसके अंदर चेंज आ रहा है, कि उनमें से कौन सा कलर जो है डोमिनेंट है और कौन सा कलर जो है वो डिक्रीज है, यानी लेस अमाउंट में। अगर जनरली हम देखें तो अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड फॉर्म का जो रेशो है, अगर ये 10:1 है, यानी कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा है और आयोनाइज्ड फॉर्म कम है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, लॉग ऑफ 10 क्या होता है 1, तो ये पीएच इज इक्वल टू पी के ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, एंड द कलर ऑफ सोल्यूशन विल बी अपेयर ड्यू टू द अनआयोनाइज्ड फॉर्म। जब अनआयोनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा है यानी न्यूमरेटर में ज़्यादा है तो इफेक्ट भी उसी का ज़्यादा होगा। ऑन दी अदर हैंड जब हमारे पास क्या हो कि इसका इन्वर्ट यानी आयोनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा है, तो अब क्या बन जाएगा, अच्छा ये -1 जो है ये इधर साइड पे है, ये उसकी पार नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन इन्वर्ट हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या है +1 आएगी। ठीक है, यानी डिपेंड करता है कि हमारे पास हम जो इनकी रेशो आ रही है आयनाइज्ड फॉर्म और अनआयनाइज्ड फॉर्म की, तो उसकी रेशो से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कलर डोमिनेंट है।
तो ये पीके वैल्यू क्या बन पीके पीएच इज इक्वल टू पीके इंडिकेटर +1, तो पिछली वाली की थी -1, ठीक है। एंड द कलर ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन विल बी ड्यू टू नेगेटिव आयन यानी अनआयनाइज्ड फॉर्म की वजह से। अब इसको हम कंबाइन कर लें, एक क्या है प्लस में है और एक क्या है माइनस में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर लें, कंबाइन कर लें। द कलर चेंज इंटरवल is accordingly given as pH is equal to pK of indicator ±1 आ जाएगा। यहाँ से एक वैल्यू ज़्यादा होगी और यहाँ फिर उसकी एक वैल्यू कम होगी। एंड एक्सटेंड अवर अप्रॉक्सीमेटली 2 pH units, 1 above and 1 below of the pK value of the indicator, कि ये या तो एक वैल्यू से ज़्यादा हो सकती है या एक वैल्यू से कम हो सकती है। Within this range the indicator changes its color फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि एक फॉर्म से ये दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है। द चेंज विल बी ग्रेजुअल एज इट डिपेंड ऑन द लॉगरिथम ऑफ द रेशो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ टू कलर फॉर्म, आयनाइज और अनआयनाइज फॉर्म। कि ये हमारे पास जो कलर में चेंज आ रहा है ये ग्रेजुअल है मीन कि ये रेशो पे भी डिपेंड कर रहा है कि क्या इनकी रेशो है, यानी एक से एक 1 से एकदम से 10 तो नहीं हो जाएगी, ठीक है। वो क्या होती है, ग्रेजुअल हो रही है, जैसे जैसे हम एक एसिडिक मटेरियल ऐड कर रहे हैं या बेसिक मटेरियल अंदर ऐड हो रहा होता है, यानी पीएच चेंज होता है। व्हेन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द आयनाइज्ड कांस्टेंट ऑफ द इंडिकेटर, कि जब इन दोनों की पीएच और ये इसकी वैल्यू इक्वल है पीके ऑफ इंडिकेटर की, तो यहाँ जो रेशो है, द रेशो ऑफ अनआयनाइज्ड एंड आयनाइज्ड फॉर्म जो है बिकम्स यूनिटी एंड द इंडिकेटर विल हैव द कलर ड्यू टू इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस फॉर्म। जब ये रेशो इक्वल हो गया तो उसकी पीएच भी जो है आप ये कह लो कि उसकी पीएच क्या है, पीके वैल्यू की इक्वल आ गई है, और वहाँ पे जो कलर जो आएगा उसमें वो क्या है, उसके अंदर दोनों का मिक्सचर होगा। दिस इज समटाइम कॉल्ड द मिडल टिंट ऑफ द इंडिकेटर। ये इंडिकेटर का आप ये कह लो कि मिडल पॉइंट है जिसमें दोनों कलर ही प्रेजेंट होते हैं जब ये रेशो इक्वल हो जाए। दिस अप्लाइज स्ट्रिक्टली इफ द टू कलर आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, के दोनों की इंटेंसिटी भी हमारे पास सेम हो ऐसे। तो अब हमारे पास सेकंड थ्योरी है जो कि है क्यूनॉइड थ्योरी। The color in most of the naturally occurring organic compound has been attributed due to the presence of coinoid structure। ये coinoid structure क्या है कि ये इसमें डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है और वो रेजोनेट करते हैं, ठीक है। ये जैसे बेंजीन का रिंग टाइप स्ट्रक्चर है और उसके दोनों साइडों पे क्या है, हमारे पास डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड जो है आपको पता है रेजोनेट भी कर सकते हैं। तो ये क्यूनॉइड स्ट्रक्चर है हमारे पास। A theory called quinoid theory based on this observation was put forward to explain the change in color of indicator with the pH, के pH के साथ जो है इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। According to this theory, the color change are believed to be due to structural change including the production of quinoid and resonating form। कि ये क्यों कलर में चेंज आ रहा है कि क्यूनॉइड फॉर्म है और उसके साथ साथ रेजोनेंस हो रही है। दिस में बी इलस्ट्रेटेड बाय द रेफरेंस ऑफ द फिनोफ्थलीन। अब फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, तो उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। फिनोफ्थलीन वेयर ये स्ट्रक्चर 1 है, ठीक है, वेयर 1 represent the structure of phenolphthalein in which the presence of dilute alkali changes the structure to B2, ठीक है। ये पहला स्ट्रक्चर है, ये पहले स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में कैसे चेंज हो रहा है, जब हम उसके अंदर बेस ऐड करें। दिस मोनोएनाइन देन यील्ड अ रेड रेजोनेटिंग डाइएनाइन, वो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है 3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कैसे हुआ, हमने बेस ऐड की, अब ये कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड देखें, तो जब हमने बेस ऐड की तो वो जो है बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ, और यहाँ पे क्या है, इस साइड पे राइट वाली साइड पे OH है, लेकिन नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर यानी सेकंड में ये ऑक्सीजन का बॉन्ड है। मीन यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो है चेंज हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, रेजोनेट हो रहे हैं। जहाँ डबल बॉन्ड है अगले वाले में सिंगल बॉन्ड है, और जहाँ सिंगल है अगले वाली के अंदर डबल बॉन्ड है, और ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गए, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा और नेक्स्ट C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन वो नेगेटिव आयन बन जाएगा।
न्यूट्रल फॉर्म थी, न्यूट्रल से बेस ऐड किया तो मोनो एनाइन फॉर्म बनी है, ठीक है। अब मोनो एनाइन फॉर्म आगे क्या है, डाई एनाइन फॉर्म में चेंज हो रही है कि सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ के ऊपर भी नेगेटिव आयन है और दूसरी साइड पे एक ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव आयन है। और इसी तरह ये है, अगर ये लेफ्ट वाली ऑक्सीजन पे है तो ये राइट वाली ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव आयन आ सकता है, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग फॉर्म है। ये बेस की एडिशन से पहले स्ट्रक्चर 1 2 में कन्वर्ट हुआ, 2 जो है वो 3 में कन्वर्ट हुआ। इफ phenolphthalein is treated with the excess of concentrated acid, concentrated alkali, the red color first produced disappeared owing to the formation of carbinol form। कि हमारे पास क्या है कि जो उसका रेड कलर है वो चेंज हो रहा है और ये 4 वाली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। 4 वाली फॉर्म में क्या है, एक्सेस ऑफ ओ एच आइन है, नेगेटिव आइन, तो वो ओ एच आइन भी इसके साथ लग जाएंगे और दोनों साइड पे हमारे पास क्या है, दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव आइन और ये जो एसीटेट आइन है इसके ऊपर भी नेगेटिव आइन आ जाना। कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यूनाइड फॉर्म भी आ रही है और इसमें रेजोनेंस भी आ रही है। सिमिलरली दी टू फॉर्म ऑफ मिथाइल ऑरेंज हमारे पास क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली कि बेस के अंदर इसका कलर क्या है, येलो, नॉन क्यूनाइड स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, क्या हुआ कि अगर हमने बेस ऐड की उसके अंदर तो ये जो उसके नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है इनकी शिफ्टिंग होगी और ये वहाँ पे हमारे पास क्या है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आयन, इधर पहले वाले में नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लग रहा है और एसिडिक मिथाइल ऑरेंज का एसिड में रेड कलर है और हमारे पास उसमें बेस में येलो कलर है। इसी तरह ये नीचे आपको कुछ एग्जांपल दी हुई है एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन में जो है क्या क्या कलर आता है, ठीक है। फिनोल्फथालीन कलरलेस है और रेड कलर आता है या पिंकिश कलर आ रहा होता है इसके अंदर। इसी तरह हमारे पास क्या, बाय suitable mixing certain indicator the color change may be made to extend over considerable pH change, such a mixture is known as universal indicator। कि हम क्या करते हैं कि 2-3 इंडिकेटर को इकट्ठा कर लें तो क्या है, फुल रेंज में हमारे पास जो है वो pH चेंज के साथ जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कलर चेंज की तो वो हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बन जाता है। दीज आर मोस्टली एम्प्लॉयड फॉर डिटरमिन दी अप्रॉक्सीमेट पीएच ऑफ सोल्यूशन की ये एग्जैक्ट की बजाय अप्रॉक्सीमेट पीएच हम निकाल सकते हैं। ऑन सच वन सच इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमो, थाइमोल, ब्लू एंड फिनोल्फथालीन। कि हम ये चारों इंडिकेटर इकट्ठे कर दें किसी भी सोल्यूशन में डाल दें तो हमें ये हर रेंज की पीएच के अंदर ये उसकी वैल्यू दे देंगे। इट कवर पीएच रेंज 3 to 11 एंड गिव कलर चेंजेस एट डिफरेंट पीएच वैल्यू शोन बिलो। कि पीएच 3 पे ये रेड कलर होगा, 4 पे ऑरेंज, 5 पे ऑरेंज, ऑरेंज में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। 6 पे येलो, 7 पे येलोइश ग्रीन, 8 पे ग्रीनिश ब्लू, 9 पे ब्लू, 10 पे वायलेट, 11 पे रेडिश वायलेट। कि हमने क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर बना लिए जिसमें 2-3 इंडिकेटर इकट्ठे कर दें और वो हर पीएच को या एक स्पेसिफिक पीएच रेंज के ऊपर आपको कलर चेंज करके वैल्यू दे देगा, ठीक है। ये तो था एसिड बेस्ड इंडिकेटर। अब हम देखते हैं हमारे पास रिडॉक्स इंडिकेटर कौन से होते हैं। सिंपली जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज आएगा वो हमारे पास रिडॉक्स इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। सिंपल अगर आप उसके वर्ड से याद कर लें कि रिडॉक्स जिनमें रिडक्शन पोटेंशियल चेंज आएगा और वो कलर चेंज कर दें पोटेंशियल चेंज होने की वजह से तो वो हमारे पास रिडॉक्स इंडिकेटर आते हैं। रिडॉक्स इंडिकेटर इज द सब्सटेंस व्हिच एग्जिस्ट डिफरेंट कलर इन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म। ऑक्सीडाइज फॉर्म में इसका कलर कोई और होगा, रिड्यूस फॉर्म में इसका कलर कोई और होगा। जैसे पीछे हमने एसिड बेस में देखा, एसिड में कलर कोई और है, बेसिक में कलर कोई और है। At any instant, the color intensity would depend upon the relative amount of two forms. कि color की intensity depend करती है कि oxidized form ज़्यादा है या reduced form. Whenever a small amount of such indicator is placed in another redox system, it comes to equilibrium in which its oxidation reduction potential is the same as that of a system। कि कोई भी हम इंडिकेटर ऐड करें किसी भी रिडॉक्स सिस्टम के अंदर तो वहाँ पे भी इसकी अपनी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को
ऐसे मेंटेन करेगा जैसे कि सिस्टम के अंदर मेंटेन हो रही है। द पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम इट्स कलर एंड दस इनडायरेक्टली गिव द पोटेंशियल ऑफ सिस्टम। कि कलर जब चेंज हो रहा है मीन उसकी पोटेंशियल चेंज हो रहा है, या उसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म रिड्यूस फॉर्म में जा रही है, या रिड्यूस फॉर्म जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर जा रही है। तो वही हमें सिस्टम की रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में एक्सप्लेनेशन दे देगी। For an indicator to be suitable for any oxidation reduction potential, its standard redox potential should coincide with the equivalence point of the titration, or at least it should be somewhere in the region of the rapidly changes potential of the titration system। कि जिस सिस्टम में हम इसको ऐड कर रहे हैं तो इस उस सिस्टम में ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पे जाके चेंज होना चाहिए, जहाँ पे एंड पॉइंट है, ठीक है, या एंड पॉइंट के करीब करीब जाके, या टाइटलेस पॉइंट के करीब करीब जाके इसकी कलर चेंज होना चाहिए, तभी हमें वो उसका पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इफ इट इज नॉट सो इट इज अचीव बाय मैनिपुलेटिंग द रिएक्शन। अगर ये ऐसे ना हो तो फिर हम उस एक्शन के कर्व बना के, ग्राफ बना के उसको मैनिपुलेट करके भी रिजल्ट ले सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सच इंडिकेटर इज द यूज ऑफ डाइफिनाइल अमीन इन द टाइट्रेशन ऑफ आयरन बाय डाइक्रोमेटाइन इन द एसिडिक सॉल्यूशन। ये इसकी एग्जांपल है। Diphenylamine in the form of its soluble sulfonic acid at first get oxidized to diphenyl benzidine, which ultimately get oxidized to diphenylamine violet। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कलर चेंज हो रहा है। पहले हमारे पास क्या है, डाइफिनाइल अमीन है, वो एक मालिक्यूल है। अब ये देखो, अब ये दो मालिक्यूल अटैच हो गए तो ये बन गया डाइफिनाइल बेंजीडीन। और डाइफिनाइल बेंजीडीन के साथ ये आप नाइट्रोजन के साथ देखें हाइड्रोजन लगी हुई है, लेकिन अगर ये यहाँ पे इसकी रेजोनेंस हो रही है तो यहाँ पे नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बन रहे हैं। तो पहले वाला कलर कोई और था और एंड वाला डाइफिनाइल बेंजीडीन का कलर वायलेट कलर में आ जाता है, ठीक है। उसके अंदर से क्या है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं। हाइड्रोजन रिमूव होने से उसके पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर शो हो जाएगा। The color change from colorless to violet with green as possible intermediate occurs as a potential of about 0.75 वोल्ट। कि ये कहाँ चेंज आ रहा है, जब इसका पोटेंशियल हमारे पास क्या है 0.75 वोल्ट है। The standard redox potential for iron +2 से +3 and chromate ions to, ठीक है, chromium 3 couples in acidic medium is 0.78 and 1.2 volts respectively। कि ये देखें 0.78 और 0.75 जो है आपस में करीब करीब है। Thus a suitable indicator is expected to have a standard potential of about 0.95 की इसकी एवरेज सी ले लें कि इसके करीब करीब हो, ठीक है। It would be appear that diphenylamine would not be suitable indicator for this said titration, कि हम इसके लिए यूज नहीं कर सकते जिसका डिफरेंट होगा। In actual practice, titration is carried out in the presence of phosphoric acid or fluoride. These substances form complex ion with the ferric ion, with the result that the effective standard potential of ferrous ferric ion get lowered to about 0.5 वोल्ट। कि इसका पोटेंशियल हम चेंज कर लेते हैं कुछ स्पीशीज को ऐड करके, जैसे हम फास्फोरिक एसिड और फ्लोराइड को ऐड कर सकते हैं। दिस रिजल्ट into the change of potential from 0.6 to 0.1 to 1.1 volt in the vicinity of equilus point, and hence making diphenyl amine to suffer a color change very near to the equilus point at the 0.75 volt। के यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि equilus point के करीब लेके आने के लिए इंडिकेटर के कलर को, ठीक है, हम डिफरेंट मटेरियल्स भी ऐड कर सकते हैं। For practical purposes, such indicators have been classified into two categories: those having low potentials 0.3 to 0.5 in the neutral solution, and those having high positive value for standard potential।
ठीक है। द फॉर्मर बीइंग यूजफुल इन बायोलॉजिकल वर्क वाइल द लेटर वन आर एम्प्लॉयड इन द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। के बायोलॉजिकल में हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनका लो पोटेंशियल होता है 0.3 से 0.5 तक, और जो नॉर्मली हमने लैब्स वगैरह में यूज़ करना होता है तो वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ होते हैं। कुछ एग्जांपल ये दी गई हैं नीचे, ठीक है। तो नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो इंडिकेटर हैं वो हैं एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स, ठीक है। यानी कि एंड पॉइंट के करीब करीब ये क्या करेंगे, जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे उनके ऊपर ये एड्जॉर्ब हो जाएंगे। These indicators were introduced by K. Fajan in 1923 to 24 for the detection of endpoint as a result of vigorous studies on the nature of adsorption. ठीक है। The action of these indicators is based upon the simple fact that at the endpoint, indicator get adsorbed by the precipitates, and during the process of adsorption, a change in the color of indicator will take place, which may result in the substance of different colors. हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही एंड पॉइंट आएगा, कोई भी सब्सटेंस जो प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो वो जब उसका एंड पॉइंट आ रहा है तो ये इंडिकेटर उसके सरफेस के ऊपर अटैच हो जाएंगे, एड्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और एड्जॉर्प्शन के बाद ये क्या, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो डिफरेंट कलर के हमारे पास जो है सब्सटेंस जब होगा तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। दे आर देयर फॉर टर्म एज एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर। हमारे पास कॉमनली यूज इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ क्लोराइड अगेंस्ट सिल्वर नाइट्रेट्स आर फ्लोरिसिन, डाइक्लोरोफ्लोरिसिन एंड इयोसिन एंड डाइआइडो डाइथाइफ्लोरिसिन। यानी हाइलाइट्स के लिए ये जो है ना हमारे पास ये इंडिकेटर है। फ्लोरिसिन हम पहले को स्टडी करें। फ्लोरिसिन इट इज सूटेबल फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड विद द सिल्वर नाइट्रेट इन न्यूट्रल और फेंटली एसिडिक, यानी न्यूट्रल और थोड़ी सी एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर ये सिल्वर नाइट्रेट के अगेंस्ट जो क्लोराइड आयंस हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। एट द एंड पॉइंट देयर इज अ सडन चेंज ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट इन ग्रीनिश येलो मीडियम टू डिस्टिंक्टली रेड, के वाइट कलर से ये आस्ता आस्ता जो है हमारे पास क्या है, रेड कलर में चेंज हो गया, तो हमें पता चलेगा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड है हमारे पास डाइक्लोरोफ्लोरिसिन, इट इज सूटेबल इंडिकेटर फॉर ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड से ड्रिंकिंग वाटर। आपको पता है वाटर के अंदर भी क्लोराइड आयन होते हैं और बहुत कम अमाउंट में होते हैं। एंड वर्क इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, यानी वीक एसिड भी हो और उसके और या वीकली एसिडिक सॉल्यूशंस हैं तो उसके अंदर भी ये वर्क करेगा। द एंड पॉइंट इज फ्रॉम येलोइश ग्रीन टू रेड, के एंड पॉइंट इसका क्या होगा, रेड कलर होगा। एक्चुअली ये प्रेसिपिटेशन जो है ना, या ये डिटेक्शन आप लोगों ने प्रैक्टिकल में भी करने हैं। एक दो प्रैक्टिकल्स भी ऐसे हैं जिनके अंदर ये इंडिकेटर्स यूज हो रहे हैं, तो प्रैक्टिकल के टाइम पे भी आप देख लोगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये कि एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास ईओसिन, इट इज एम्प्लॉयड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड विद द सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, कि हमारे पास क्या है, ये ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए यूज़ हो रहा है, ऊपर वाला क्या हो रहा था, क्लोराइड के लिए यूज़ हो रहा था। द एंड पॉइंट इज चेंज फ्रॉम पिंक टू रेडिश वायलेट, द हैलाइड एंड शुड बी डाइल्यूटेड टू 100 ml, कि ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होने चाहिए, वेरी कंसनट्रेटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है, डाई आयोडोडाइथाइफ्लोरिसिन, इट इज़ अ बेटर इंडिकेटर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडाइड्स, के आयोडाइड आयंस के लिए ये गुड इंडिकेटर है। द सॉल्यूशन ऑफ आयोडाइड शुड बी डाइल्यूटेड टू 100 ml बिफोर एडिंग द इंडिकेटर, कि हम इसको डाइल्यूट कर लेंगे। इट वर्क्स इन नेचुरल और वीकली एसिडिक मीडियम। एंड पॉइंट इज द चेंज ऑफ रेड ऑरेंज रेड टू ब्लू रेड व्हेन एन आयोडाइड इज टाइट्रेटेड विद द सिल्वर नाइट्रेट, कि इसका एंड पॉइंट हमारे पास क्या है, ऑरेंज रेड से ब्लू रेड कलर का होगा और आयोडाइड आयन को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम थ्योरी देख लेते हैं। Theory of adsorption indicator, and the theory is based upon the phenomena of adsorption when a chloride solution is treated with the solution of silver nitrate, the precipitate silver chloride के सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, अगर सिंपली आप ये कहना है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर सोडियम नाइट्रेट रह जाएंगे और जो है सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, ठीक है। The precipitated silver chloride adsorb
क्लोराइड आयन से एज द इंसेक्ट्स के हमारे पास क्या है कि प्रेसिपिटेट जो बने हैं उसके ऊपर क्या होगा, वो तो न्यूट्रल है लेकिन क्लोराइड आयन उसके ऊपर जो है ना एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी एब्जॉर्ब लेयर। ठीक है, ये प्राइमरी एब्जॉर्ब लेयर है। अब इट विल होल्ड सेकेंडरी एब्जॉर्ब लेयर, कि इसके ऊपर जो है सेकेंडरी एब्जॉर्ब लेयर भी अटैच हो सकते हैं। अपोजिटली चार्ज आयंस, यहाँ देखो क्लोराइड है, क्लोराइड के ऊपर क्या आना चाहिए कि पॉजिटिव आयन आना चाहिए ताकि उसको वो बैलेंस कर सके। सोल्यूशन के अंदर कोई भी पॉजिटिव आयन है, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, ठीक है, इस ये जो है इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे। As soon as the endpoint is reached, silver ions are present, which are now primarily absorbed, and nitrate ion will be held by a secondary absorption। तो अब हमारे पास ये भी हो सकता है सिल्वर सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव आयन सिल्वर के अटैच हो जाएं, और नेगेटिव आयन उसके गिर्द क्या हो सकते हैं, नाइट्रेट के भी अटैच हो सकते हैं। ठीक है, अब एंड पॉइंट के ऊपर क्या होगा कि नाइट्रेट आयन जो है इसके ऊपर अटैच हुए हैं, ये इसने सेकेंडरी एब्जॉर्प्शन बनाई हुई है। ठीक है, silver ions are present at now primary adsorb and nitrate ion will be held by secondary adsorption। ठीक है, ये जो सेकंड वाली फिगर है, suppose sodium salt of fluorescein is used as an indicator। यहाँ पे हम इंडिकेटर देखेंगे। the negative fluoresceate ion which is now much more strongly adsorbed than the nitrate ion is immediately adsorbed, which will show itself on the precipitates not by its own color, which is that of the solution, but by the formation of pink complex of the silver and the modified fluorescein ion on the surface with the first trace of excess of silver ion। कि हमारे पास क्या है कि जो फ्लोरिसिन ऐड किया है उसके जो नेगेटिव आयन है फ्लोरिसिनेट आयन, ठीक है, वो आपके उनकी ज़्यादा अटैचमेंट है सिल्वर के साथ। ठीक है, अफिनिटी है सिल्वर के साथ, वो क्या करेंगे सिल्वर के ऊपर अटैच हो जाएंगे और नाइट्रेट आयन को सेपरेट कर देंगे। अब ये क्या है कि ये जब एक कम्प्लेक्स बनेगा फ्लोरिसिनेट का इसके साथ, तो वो पिंकिश कलर देगा, तो ये बता देगा कि सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर आयन जो है हमारे पास एक्सेस में है। और इस तरह ये हमें कलर चेंज की वजह से हमें ये जो है इसके बारे में बता देगा कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, जितने भी क्लोराइड आयन थे सॉल्यूशन के अंदर वो ख़त्म हो गए। ठीक है, तभी क्योंकि क्लोराइड ने ही सिल्वर के साथ बॉन्ड बनाना था। अब जब क्लोराइड आयन ख़त्म हो गया तो वो उसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो वो एब्जॉर्प्शन की वजह से फ्लोरिसिनेट आयन उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, सिल्वर के साथ रिएक्शन शो कर रहे हैं, कम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो जिसकी वजह से कलर चेंज हो जाएगा और हमें रिएक्शन की कंप्लीशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टूडेंट, ये तो था आज का रिएक्शन, आज का लेक्चर। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना।